अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ जो ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थी और जो लॉबिंग के जरिए अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की ये तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की तरजीहात में बानी पीटीआई फिलहाल नजर नहीं आ रहे। और जाहिर है रियासत के मफादात मुस्तकिल होते हैं, जबकि दोस्ती दुश्मनी आर्जी होती है। हर मुल्क अपने मफादात के लिए दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि अमेरिका मौजूदा हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहा है। इसीलिए वो किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, बल्कि अपने तिजारती, सफारती और सिक्योरिटी मफादात की खातिर पाकिस्तान से अपना राब्ता बढ़ा रहा है। और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। अमरीकी कांग्रेस के इस वफ़द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे थे और ISPR के कांग्रेस के वफ़द ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। और ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियती ताउन के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए अपने जो एहतराम का इजहार किया है और उस पर कहा कि सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और माशी तरक्की के शोबों में वसीउल मियाद दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की अज़्म का इयादा भी किया है। फिर इसी तरह एहसन इकबाल और स्पीकर कौमी रियाज सादिक के अमरीकी कांग्रेस के अरकान के वफ़द की मुलाकात उनसे हुई और अमरीकी वफ़द की सिविल मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें इस बात का इंदिया दे रही हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अरकान कांग्रेस मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के हवाले से मस्बत ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदे जैक बर्गमैन कहते हैं कि पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकातें दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। उनका इस मुताल्लिक़ क्या कहना था, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब इन मुलाकातों का तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम हो सकता है कि अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानी फ़ौज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को अहमियत दे रही है। इस मुलाकात से जाहिर होता है कि अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए फ़ौजी सतह पर राब्तों को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी रखते हैं और यही उनकी अव्वलीन तरजीह भी है। जबकि माजी में अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदे जैक वॉन बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक़ बयानात देते रहे हैं। यहाँ तक कि 60 अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त भी लिखा गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कांग्रेसमैन के जज्बात और ख़यालात हकीकत में कुछ और हैं और इस वजह से पीटीआई को एक बड़ा सियासी झटका लगा है। यहाँ तक कि पीटीआई के सपोर्टर्स अमरीकी वफ़द के पाकिस्तान आने पर तनकीद कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है जैसे पीटीआई अमरीका के ज़रिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहती है। फैसल चौधरी इस हवाले से ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वो आतिफ चौधरी और फवाद चौधरी के हमरा जो है अमरीकी वफ़द से मिले। आतिफ खान मौजूद थे, फवाद चौधरी वहाँ थे, वो ख़ुद वहाँ थे। एक इशाइया था और इशाइया की तकरीब में इन्होंने वहाँ शिरकत की। इस बात का एतराफ़ फैसल चौधरी साहब ने किया। अब यहाँ भी तहरीक इंसाफ में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। फैसल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं को अमरीकी कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात के लिए बुलाया गया था, जबकि बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज इस बात की तरदीद कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिबली फराज आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए अहमियत देने पर स्पीकर रियाज सादिक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द से मुलाकात पर भी आपस में तकसीम है। बहरहाल अब अमरीका पाकिस्तान के साथ इसलिए भी कुर्बतें बढ़ा रहा है क्योंकि उसको माइंस एंड मिनरल्स मनसूबा नज़र आ रहा है और जहाँ मादनियात हों वहाँ अमरीका का मफाद ना हो, ये मुमकिन नहीं है। अमरीका के हवाले से तासुर है कि उसने तेल के ज़खायर के लिए इराक़ पर हमला किया, फिर इसी तरह यूक्रेन के मादनी वसाइल पर भी उसकी नज़रें जमी हुई हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमरीका पाकिस्तान से माशी एतबार से अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है और अगर अमरीका पाकिस्तान की मादनियात पर सरमायाकारी करता है तो इसका दोनों ममालिक को फ़ायदा हो सकता है। बायलैटरल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को भी एक फ़ायदा ये होगा कि अगर अमरीका बलूचिस्तान के मादनी वसाइल में सरमायाकारी करेगा तो इस सूरत में बलूचिस्तान में जारी कशीदगी किसी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत बलूचिस्तान के अमन को ख़राब कर रहा है। अगर अमरीका बलूचिस्तान के मादनी वसाइल में दिलचस्पी रखता है तो उस सूरत में वो भारत को बलूचिस्तान में दरअंदाजी से रोक सकता है। यानी अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं और इन मफादात के लिए अमरीका और सिविल मिलिट्री क़यादत में ताल्लुकात बेहतर हो रहा है, जो कि यकीनी तौर पर पीटीआई के लिए एक सेटबैक तो है। इसलिए तहरीक इंसाफ अपने ऊपर अमरीकी दर बंद होता देखकर फिर से बैकडोर राब्तों की कोशिश कर रही है और शायद इसी वजह से यह तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में मुमकिन बातचीत पीटीआई रहनुमाओं की मुतज़ाद बयानात की वजह से सबूताज ना हो, इसलिए बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया गया है। इस हवाले से शेख वकास अकरम क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आप। अब यह हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से भी पीटीआई की राय वाज़ेह तौर पर तकसीम है। आज़म सवाती बैकडोर राब्तों की कोशिश की तस्दीक करते हैं, जबकि सलमान अकरम राजा इस पर लाइलमी का इजहार करते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ की अमरीका से जुड़ी तवक्कुआत फ़िलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही।
और इसीलिए तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिलीफ के लिए मुतबादिल रास्ता तलाश कर रही है, और वो मुतबादिल रास्ता मुमकिन तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्तों की सूरत तलाश किया जा रहा है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है। और इस हवाले से ज़राए ये भी कहते हैं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं और केपी के फ्रंट से हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मुतज़ाद आ रहा है। कुछ कहते हैं कि 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, कुछ के मुताबिक मजमूई तौर पर 3 मुलाकातें हुई हैं। अब इन मुलाकातों का हासिल वसूल क्या है, ये अहम बात है। इन मुलाकातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से कायल करने की कोशिश की जा रही है, या क्या कहा जा रहा है, और क्या वाकई ये मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगी, वो रास्ता तलाश कर सकेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो उनको चाहिए, या बानी पीटीआई इस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस अपने लोगों को दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को बेहतर करने की, क्या वो वाकई बेहतर हो सकेंगे? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जलासिम मुनीर से मुलाकात भी हुई है, फिर पार्लियामेंटेरियन से भी मिला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात नहीं हुई अमरीकी वफ्द से? और हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि ये एक डेलीगेशन है यहाँ है, और पर्टिकुलरली पीटीआई और फिर बानी पीटीआई को लेके वो ये भी कह चुके हैं कि वो ऑन ग्राउंड जो पल्स है वो जाके वापस अपनी हुकूमत को बताएंगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रियान, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए रियान, बात यह है कि अमरीकी वफ्द जो आया है, जिसको हम कांग्रेसमैन की आप वफ्द की बात कर रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी कांग्रेसमैन का वफ्द जो है वो ऑफिशियली अगर वहां से आया तो उन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सारे लोगों को मिलना था। वैसे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन कि उन्होंने एक डिनर किया था परसों। मैं एक प्रोग्राम में था तो मेरे साथ सैर कामरान साहिबा थी, तो वो बता रही थी प्रोग्राम के अंदर ही कि जी वहाँ पर हमारा खाना था अमेरिकन एम्बेसी में, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को भी बुलाया हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि आतिफ खान साहब और कोई 1-2 नाम और भी लिए थे, मैं भूल गया। जी, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब भी। जी, मैं तो पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनकी बात कर रहा हूँ कि उस पर उन्होंने बताया था कि आतिफ खान साहब भी शायद वहाँ थे या कोई और भी थे। तो बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया तो जो आपके डिप्लोमेटिक नॉब्स होते हैं उनको पूरा करते हुए वो चीफ साहब को भी मिले होंगे, चीफ जस्टिस को भी मिलके गए हैं। पहले आपको पता हो तो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा कि कभी आपके IMF का डेलीगेशन आया, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी और मुल्क के चीफ जस्टिस को ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में मिलके गया हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये तो डिप्लोमेटिक नॉब्स हैं, इसमें कोई मुझे ऐसी बात नहीं नजर आती। कम से कम हमारे साथ मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमसे मुलाकात या किसी हवाले से। लेकिन डिप्लोमेसी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि अमरीकी कांग्रेसमैन वो भी जिनका ताल्लुक हुकूमती जमात से है वो पाकिस्तान में, और वो इस नीयत से है कि यहाँ पे जो ऑन ग्राउंड पल्स है, जो टेम्परेचर है, वो जाके अपनी गवर्नमेंट को कन्वे जरूर करेंगे। तो अगर पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया था तो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस क्यों नहीं किए आतिफ खान साहब के अलावा? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसको इनवाइट किया था, किसको इनवाइट नहीं किया। ना ही मेरी आतिफ खान से किसी भी कोई बात हुई, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली ये तो मुझे एक टीवी टॉक शो में मिली, जो एक हमारे साथ पीपल्स पार्टी की मैंने थी, उनके हवाले से मैंने बात की, उन्होंने बताया था। सो बात ये है कि जो पल्स है ना, पल्स की बात ये है भाई कि वो यहाँ आके नहीं पता लगती, वो सारी दुनिया को पता है कि पल्स क्या है। पल्स ये है कि एवरीवन इन पाकिस्तान, एज फार एज ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करूँ तो दे आर स्टैंडिंग विद इमरान खान, और इमरान खान ही वो वाइल्ड लीडर है, जो लीडर इस टाइम जो है वो पाकिस्तान का सबसे फेमस तरीन लीडर है और मुस्लिम उम्मा का लीडर है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी शक नहीं है। तो अगर मैं पल्स की बात करूं तो मैं शायद आपसे डिसएग्री करूंगा। पल्स तो नहीं, देखिए, जब लॉबिंग फर्म्स हायर की जा सकती है अमेरिका के अंदर बयानिया बनाने के लिए, डिप्लोमेसी को बेहतर करने के लिए, तो जब एक अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान में है और पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात कर रहा है, तो मुलाकात ना करने में या ऐसे इशाइये में या जोहराने में ना जाने में को अबर माने है सर? मतलब क्यों नहीं गए? ये सवाल तो बनता है ना। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बल्कि फैसल चौधरी साहब ने एक टॉक शो में भी कहा, उन्होंने कहा जब बुलाया गया था तो फिर ना आना समझ से बाहर है। देखिए, फैसल चौधरी साहब को पता होगा कि उनको बुलाया किसको है और कौन नहीं गया। मुझे तो ये नहीं है, जो इल्म था वो बता दिया कि अगर उन्होंने ऑफिशियली किसी को बुलाया होगा तो क्या होगा, अगर ऑफिशियली नहीं बुलाया तो नहीं गया होगा। ना मैं इस पोजीशन में, और आई एम डैम श्योर कि जी फैसल चौधरी साहब इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो बता सकें किसको बुलाया या किसको नहीं बुलाया, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बात की बात है ना, पहले तो ये देखना है कि उन्होंने बुलाया किसको, कौन से पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, कौन से पार्लियामेंटेरियंस को नहीं बुलाया, किस कैपेसिटी में बुलाया। अच्छा अली बुखारी साहब, 2-2.5 घंटे की जो मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हुई अमेरिकी वफ्द की, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट फॉर पर्टिकुलरली पीटीआई एंड इमरान खान?
आपने मुझे नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? ये कह रहा हूं कि जो 2-2.5 घंटे पे मुहित मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हुई अमरीकी वफ्द की, आप क्या समझते हैं ये किस कदर अहम है, पर्टिकुलरली जो सियासी जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर या बानी पीटीआई को लेकर? देखिए यार, मैंने एक बात पहले कही कि जो डिप्लोमेटिक नॉब्स होती हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से की जाती हैं। अब बात यह है कि ये क्या वहां पर गुफ्तगू हुई, इस पे तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे पास कोई गैप का इल्म है। ये जो है ये तो डीजीआई एसपीआर बताएगा या ये आपको बताएगी जो डेलीगेशन मिलके गए हैं कि उनकी क्या गुफ्तगू शुनीद हुई, क्या टॉपिक था, किस लिए आए थे, क्या था क्या नहीं था। सो जो पहले बात आपने की, मैं थोड़ा सा उसको भी एड्रेस कर दूं। वो बड़ी सिंपल सी बात है। आपने कहा जी अगर लॉबिंग की जा सकती है, डिप्लोमेटिक लॉबिंग की जाती है भाई, दुनिया सारी में की जाती है, खाली पाकिस्तान में नहीं, हर जगह की जाती है। लेकिन अगर ये कह दें आपके बयानिया बनाया जाता तो दिस इज समथिंग रॉन्ग, और मैं इसको वेमेंटली अपोज करता हूँ आपकी इस बात को। अच्छा, लेकिन ये बयानिया बनाना कोई मनफी बात होती है सर? आप अगर मेरी यार सुन लेना, आप अगर एक पार्टी के साथ चल रहे हैं, किसी को फेवर कर रहे हैं, तो डजंट मीन कि आपका लामिया चल रहा है। नहीं, जो बयानिया बनाना होता है ये कोई मनफी इस्तेलाह है? बहुत से लोग उधर चल रहे हैं। नहीं, अलामिया बनाना में और डिप्लोमेटिकली लॉबिंग करने में दिस इज समथिंग एल्स। आपकी लॉबिंग तो पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, आपकी लॉबिंग तो 11 रुकनी टीम है क्रिकेट की, उसके अंदर भी हो रही है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग, ग्रुपिंग करना और चीज है, लॉबिंग करना और चीज होती है, प्रोजेक्शन करना और चीज होती है, पॉलिटिकली चीजों को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको आगे लेके जाना, वो एक अलग बात होती है। तो अगर आप उसको नेगेटिव एंगल में बात करेंगे तो मैं तो अपना राइट रिजर्व रखता हूँ ना कि मैं वहां पर आपको कहूंगा नहीं, I mean, this is how you take it ना। मैंने तो कोई मनफी कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की। बयानिया नैरेटिव, पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज अ गेम ऑफ नैरेटिव्स, और अक़वाम आलम के साथ भी जब आप मिलते हैं इट्स अ गेम ऑफ नैरेटिव्स कि आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं, तो इसमें कोई मनफी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई नेगेटिव चीज है। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ ना सर। अली बुखारी साहब, अमरीकी वफ्द की मुलाकात हो, अमरीकी वफ्द की मुलाकात हो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक जो है वो एक स्टेटमेंट हो जो इंतहाई पॉजिटिव हो, इस सब को लेके क्या कहा जा सकता है कि जो अमरीकी हुकूमत है या ट्रंप सरकार है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की ख्वाहिशमंद है या ख़्वाह है? देखो यार, अगर मैं आप ही के क्वेश्चन को आगे लेके चला जाऊं ना, तो क्या फिर मैं ये कहने में हक बजाना भूंगा कि जो एक बिल अभी पेश किया गया है वहां पर, अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसके बरक्स आपकी हुकूमत के साथ अमेरिका बिल्कुल तल्लुक नहीं रखना चाहता। एम आई राइट? तो ऐसी बात नहीं है, ये मफरूजों के ऊपर चीजें नहीं होती। तो आपने तो बात जो की वो तो एक मफरूजे के ऊपर नहीं, लेकिन उसको पाकिस्तान को आइसोलेशन में तो नहीं देखा जा सकता ना उसके लिए। ना मेरी यार सुन ले, आपने एक बात की मफरूजे पे कि पाकिस्तान के साथ इसको लिया जा सकता है कि अच्छी तल्लुकात होंगे। मैं इसको रेसिप्रोकली इसको अपोज करता हूँ। कैसे करता हूँ? मैं कहता हूँ जी कि आपने एक दिन एक शख्स को पकड़ा, अमेरिका के हवाले कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, और आज 3 दिन शादियाने बजते रहे कि बड़ी सपोर्ट होगी, बड़ी सपोर्ट होगी। चौथे दिन एक बिल आ गया आपके खिलाफ, तो आप उसको आप क्या ले कहेंगे कि ये जो है जितना पीछे शादियाने बजे थे ये सारे झूठ पे मबनी थे, या इनको पता ही कुछ नहीं था, या इनकी नालायकी थी, या इनको ये नहीं पता था कि वहां पर हो क्या रहा है, या इनकी लॉबिंग कोई नहीं थी, या इनको डिप्लोमेटिक नॉब्स का पता ही नहीं है कि अगर एक चीज पे एक तारीफ कर दी गई तो डजंट मीन कि आपको जो है वो एक्सेप्टेंस मिल गई, आपको वहां पर कोई बहुत ज्यादा इज्जत मिल गई, आपको वहां पर बहुत ज्यादा टॉलरेंस लेवल हाई हो गया। ऐसा तो नहीं है। बिल तो अभी भी मौजूद है वहां पर उसके अंदर, और वो बड़ा सीरियस नेचर का बिल है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। सो द थिंग इज के ये चीजें कहना बहुत कबल वक्त है। और अदरवाइज मैं एक चीज आपको बताऊं कि हर मुल्क अपना मफाद देखता है, और हर मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसीज बनाता है अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए। तो फिर अली बुखारी साहब, ये जो कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बानी पीटीआई रिलीज हो जाएंगे या वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, तो फिर समझना चाहिए था ना पीटीआई के उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे थे, ड्रम मीटिंग कर रहे थे, कि उनका अपना इंटरेस्ट है और हर मुल्क अपना मफाद देखता है। देखें, ये ऐसी बात नहीं है। किसने आपको कह दिया कि जब किसी ने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आएगा और खान साहब रिहा हो जाएंगे? आपके बेशुमार लोग ऐसे जिनकी स्टेटेड पोजीशन में ये रही है। बीबी ने सुन लें तसल्ली से, खुलेआम अलीमा बीबी ने कहा था कि वो किसी का अब्बा नहीं लगता जो आके यहाँ पर कर देगा। हमारा तो नैरेटिव ही सिंपल सा। मैं तो खुद गया, मैं 7 स्टेट्स में मेरी तकरीरें थी, मुझे बुलाया गया ओवरसीज पाकिस्तानीज ने। मैं अगस्त में गया था, 7 जगह पे हमारे पोलिटिकल जलसे थे, वहां से खिताब करके आए। और एक हमारा जो वहां पर सेल है, हमारा जो अपना पीटीआई वहां वर्कर है, उन्होंने बुलाया, वो जिसको सपोर्ट कर रहे थे हमने उसको हमायत की। अब बात ये आ जाती है कि आप अगर ह्यूमन राइट्स को लेकर आते हैं बीच में, ह्यूमन राइट्स के भाई पाकिस्तान जो है ना वो 27 पैक्ट्स का मेंबर है। हमने 27 एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए हुए हैं, जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, जो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिकली हमें वो बाउंड करते हैं, और हम उसके पाबंद हैं कि हम डिप्लोमेटिक नॉब्स के अंदर रहते हुए ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें। जब आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेंगे और उसको तो फिर जवाब देना पड़ेगा आपको, वो चाहे आपके तल्लक अच्छे हो, डोनाल्ड ट्रंप हो,
टोनल ल्यू हो, कोई दूसरा तीसरा हो, उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई आपके पास और अपॉर्चुनिटी या कोई और ऑप्शन है ही कोई नहीं, क्योंकि आप अगर ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी हैं और आप ह्यूमन राइट्स वायलेट करेंगे। अली अगर बुखारी साहब, आप आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अगर ऑप्शन है यूनाइटेड इस नेशन वक्त के एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न? ना ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है, ना अमेरिका से कोई कुमक मिल रही है, ना पीटीआई का अपना हाउस इन ऑर्डर है। व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? लेकिन ये वी हैव नथिंग टू लूज ब्रदर। बात यह है हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे से तो आपने सीटें भी जीत ली। आपके सामने बैठा हूँ, 46,000 वोट से इस्लामाबाद से जीत के पाकिस्तान का सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरा हुआ। बाहर बैठे हुए हैं, आपने हमारी इसने बमाल कर दी, काम तबाह कर दिए, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, आप ट्रायल्स नहीं चलने दे रहे। 26वीं अमेंडमेंट ला के आप ठीक, अली बुखारी साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गवर्नर स्टेट जो रवा माह से आगे महंगाई बढ़ने का इंदिया दे रहे हैं, जीडीपी के हवाले से ये बात की, इस पर बात करेंगे इस क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। माशी मैदान में हुकूमत के लिए चैलेंजेस कम नहीं हुए। गो कि माशी मैदान में हुकूमत को कुछ कामयाबियां मिली हैं, जैसा कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और हुकूमत को रिकॉर्ड ज़र मुबादला भी हासिल हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक तरसीलात ज़र में 37% का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता माह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $4 अरब से ज़ायद की तरसीलात ज़र भेजी हैं। रवा माली साल के 9 माह में हुकूमत को पहली बार $28 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हो चुकी हैं। मार्च 2024 के मुकाबले में मार्च 2025 में तरसीलात ज़र में 37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद का इजहार तो है और किसी हद तक हुकूमत के लिए भी इत्मीनान का बाइस है, लेकिन हुकूमत जो महंगाई के सिंगल डिजिट बयाने का दावा कर रही है, लेकिन अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफरात से सर उठाने वाला है। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि रवा माह से महंगाई की शरह बढ़ने लग जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस मुताल्लिक क्या कहा है, जरा सबसे पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटमेंट आपने सुना कि रवा माह से महंगाई बढ़ेगी, टेक ऑफ करेगी और फिर उसके बाद शायद स्टेबल हो जाएगी, जिसको वो 5 to 7% तक जो है फोरकास्ट कर रहा है। हाउ डू यू सी दिस? क्या आप ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है अब ये स्टेट बैंक के कंट्रोल में? देखिए, स्टेट बैंक के कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानियों को जो चीज़ें बताई जाती हैं एक्चुअल जब ग्राउंड पे नहीं होती तो फिर लोग उस पर शक करते हैं। अब जिस तरह कहा जा रहा है कि 37 साल या 60 साल में पाकिस्तान में महंगाई कम तरीन सतह पर आई। बेसिकली महंगाई कम नहीं हुई, 1% भी कम नहीं हुई। बुनियादी तौर पर जो महंगाई के इजाफे की शरह थी वो बुनियादी तौर पर कम हुई है और उसकी वजह आपको पता है, IMF प्रोग्राम से डिमांड्स को स्क्यूज कर दिया गया है और जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म कर दी गई है। जो इकानमी है उसको कूल डाउन कर दिया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ फ्रीजर में डाल दिया गया है। और उसी तरीके से इकानमी में डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, अब उसको वो रफ्तार कम हो गई है। अब आगे जहाँ तक आप कह रहे हैं मजीद इन्फ्लेशन 5% से ऊपर जाएगी, स्टेट बैंक कह रहा है, पाकिस्तान में ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अब जब गंदम की फसल आनी है और उसकी प्राइसिंग होनी है तो ये उन चीज़ों की बुनियाद होती है, गंदम है, राइस है और बाकी फसलें हैं। इसके साथ साथ अगर जो फिस्कल पॉलिसी है, जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है, उसको नरम करते हैं और इंटरेस्ट रेट मजीद कम करते हैं और वो जो 10% से नीचे आ जाता है, तो फिर इकानमी आपकी जो वो कोल्ड फ्रीज में रखी हुई है उससे निकलना शुरू होगी। और जब उससे निकलना शुरू होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन फिर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो गवर्नर स्टेट बैंक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। ठीक, और बेस्ड अपॉन मतलब आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं और फिर जाहिर है स्टेट बैंक का जो है, अगर इसके अंदर मैंने प्राइसिंग मैकेनिज्म में कहा कि कंट्रोल में रेगुलेटर तो है किसी तरह से, यानी अगर आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मैनिपुलेट होगा या कम आएगा, मजीद सिंगल डिजिट में आ जाएगा, और अब कितनी देर में आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा और इंटरेस्ट रेट आपको पता है लिंक होता है इन्फ्लेशन के साथ। जब इन्फ्लेशन आपकी 5.4% पे है इन 8-9 माह के दौरान और जो मंथली है वो तो 0.7% पे आ गई है, तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि अब आपके पास रास्ता कोई नहीं है इंटरेस्ट रेट कम करने के अलावा। अभी जो भी इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन से मुताबिकत जो है नहीं रखता। उसको अगर दुनिया में आप देखें जो इकानमी के असूल है
अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन 1% है तो इंटरेस्ट रेट 1.5% होगा, 10% नहीं होगा। यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर निज़ाम इस वक्त जो है पूरा IMF के फ्रेमवर्क में आप चल रही हैं, आप उससे निकल नहीं सकते। आपने जो भी करना है, आगे कदम उठाना है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन करना है, वो आपको IMF से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, IMF को कन्विंस करना पड़ेगा। तो IMF की पॉलिसी के मुताबिक ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसमें जब आप इकानमी को खोलना शुरू करेंगे, जब आपके इंडिकेटर बेहतर हो गए, आपके रिजर्व बेहतर हो गए, आपकी इन्फ्लेशन कम है, आपका बजट डेफिसिट आपका बहुत कम है, इस वक्त ना होने के बराबर है, तो इन सारी चीजों को इंटरेस्ट रेट से एक और फायदा जो हुआ है कम होने से, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो 8,000 अरब रुपए से ज्यादा थी इस साल, उसमें तकरीबन 2,000 अरब का आपको बेनिफिट होगा। तो वो 2,000 अरब रुपए जब आपकी इकानमी में जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी। ठीक। यानी अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी कोल्ड फ्रीज में रखी हुई थी, ये भी एक कॉन्शियस अटेम्प्ट थी, और अब अगर जाहिर है वो मेल्ट डाउन होगी तो ये भी एक कॉन्शियस अटेम्प्ट होगी, और अल्टीमेटली जो है ये इसका कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास है, और आप देखते हैं कि मस्बत इक़दाम होगा ये, इससे कोई बड़ा हिट नहीं होगा एक कॉमनर को। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्क इस तरीके से, मेरी अपनी जाती राय है, इस तरीके से नहीं चलती। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई कंपनी नहीं है, इसको कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। और जब आपके मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बैंकर होंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, तो फिर वो इसी तरीके से बैलेंस शीट को देखकर इकानमी को चलाया जाएगा, जो अभी भी चलाया जा रहा है, पहले भी चलाया जाता रहा है इसी तरीके से। इसमें आपको रिफॉर्म्स इकानमी की जरूरत है, और वो एक पॉलिटिकल जो विजन रखने वाला शख्स है। जब तक मैं जितने मैंने फाइनेंस मिनिस्टर गुजारे हैं 30 साल में, उसका नतीजा मुझे ये लिख रहा है कि इस मुल्क में वजारत खजाना एक पॉलिटिकल विजन रखने वाले को देनी पड़ेगी। अगर चाइना में इकानमी में बूम आया है, बिल्कुल उनका नक्शा बदल गया अगली 40 साल में, तो वो किसी बैंकर ने या इकोनॉमिस्ट ने नहीं किया, वो मौजूद उनकी पॉलिसी थी, उनकी फिलॉसफी थी, उससे निकला है। या दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वहां जितनी भी इस किस्म की रिफॉर्म्स आई हैं, जहां पर जो आपकी लोअर क्लास और मिडिल क्लास ऊपर आई है, आपकी इंडस्ट्री ने ग्रूम किया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ी है, आपके पास इनोवेशन आई है, टेक्नोलॉजी आई है, तो वो एक पॉलिटिकल विजन रखने वाले शख्स की वजह से आई है, उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से आई है। किसी बैंकर या इकोनॉमिस्ट ने ये नहीं किया। बैंकर और इकोनॉमिस्ट कंपनियां चला सकते हैं, मुल्क नहीं चला सकते। सनाउल्लाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अब ये जो अमरीकी टैरिफ है, इस पे इसके जवाबी टैरिफ के तौर पे या क्या बेफिटिंग रिप्लाई हो सकता है, इस पर खासी बात हो रही है। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि रिस्पॉन्ड कर सके इन एन इफेक्टिव या इंटेंस मैनर? नहीं, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान उस पोजीशन में, और वजीर खजाना कह चुके हैं कि हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये तो बड़ा क्लियर कट है, पाकिस्तान के बड़े इंटरेस्ट हैं इस वक्त। अमेरिका को पाकिस्तान नाराज नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हैं, ये रीजनल और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उससे मुताबिकत रखते हैं। लेकिन मैंने इस पर बाकायदा जो वजीर तजारत है उनसे बात की तफसीली इस पर ना, आज से 2-3 रोज कबल, तो उन्होंने एक बात तो बात की कि फिलहाल तो ये 90 दिन के लिए डेफर हुआ है। पाकिस्तान अपने डेलीगेशन भेज रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं, जिसमें वज़रा भी शामिल होंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी, जिसमें फॉरेन ऑफिस के लोग होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप करेंगे क्या? उन्होंने ये कहा है कि हम डिमांड ये करेंगे कि आपने जो टैरिफ लगाया है या तो वो मुकम्मल ख़त्म करें, और उसके बदले पाकिस्तान उनको कुछ देने के लिए तैयार है, जिसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान उनको मिनरल्स में उनकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करे। इसके साथ साथ उनके लिए जो उनकी बात सेंसिटिव प्रोडक्ट है उनके लिए ड्यूटियां कम कर दे, जिसमें जो मेन चीज़ है वो खाम तेल है। अमेरिका ये चाहता है कि एशिया के ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी है वो मिडल ईस्ट से तेल लेते रहे, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अमेरिका से भी इंपोर्ट करें। अमेरिका में भी तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं, खासकर शैल गैस के और तेल के। तो वो तमाम चीज़ें देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जब डेलीगेशन जाएगा तो ये पाकिस्तान कुछ देगा भी सही और कुछ डिमांड भी करेगा। आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिकली हल हो जाएगा, सिंस वी हैव लेस देन 90 डेज टाइम लेफ्ट नाउ? मुझे तो लगता है कि ये जो ट्रम्प का प्लान है वो ही फ्लॉप हो जाएगा, जो नजर आ रहा है। और आप उसको देख रहे हैं, वो रोजाना यू टर्न लेते हैं, कभी वो उसको जारी रखने की बात करते हैं, कभी डफर कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके अभी भी, जो आपको पता है उनका 1-2 रोज कबल वो जो दिमागी मुआयना है वो भी डॉक्टरों ने किया है कि शायद इनके दिमाग में तो कोई खलल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल इस तरह सस्टेन करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साहब सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गज़ा का रुख करेंगे, वहाँ पर फ़लस्तीनी किस कर्ब से गुजर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सेहूनी रियासत के फ़लस्तीन पर जुल्म के वार जारी हैं। इसराइल के ताज़ा हमलों में 6 सगे भाइयों समेत मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार को गज़ा के इलाके देरुल बलख में भूखे फ़लस्तीनियों को खुराक फराम करने में मसरूफ़ 6 सगे भाई, जिनकी उम्रें 10 से 34 साल के दरमियान थी, इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद हो गए। इसके अलावा इसराइली बर्बरियत के नतीजे में गज़ा में वाक़े अरब अस्पताल, जो कि शहर का आखिरी मुकम्मल फ़ाल अस्पताल था, वो भी एक इसराइली फ़ज़ाई हमले में तबाह हो गया है। अब इसराइल फ़लस्तीनियों पर यह मज़ालिम अमरीका की शह पर कर रहा है और अब सेहूनी रियासत का साथ देने पर अमरीका को अपने लोगों का भी सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी माहिर मईशत जेटरी सचिन का कहना है कि इसराइल की जानिब से गज़ा में जारी नस्ल कुशी अमरीका की रोज़ाना की सतह पर दी जाने वाली ऑपरेशनल मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अमरीकी मईशतदान के मुताबिक जब तक अमरीका और इसराइल इस खत्ते के फैसले मुसल्लत करते रहेंगे, मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं है। अमरीकी माहिर मईशत के बकौल 2001 में पेंटागन का मंसूबा सामने आया, जिससे ये बात सामने आई कि मशरिक़ वस्ता में जारी 6 जंगों बशमूल शाम, लीबिया, इराक, लबनान, सोमालिया और सूडान के पीछे अमरीका और इसराइल का मुश्तरका मंसूबा है। वाहिद वो जंग जो अभी तक नहीं हुई है वो अमरीका की ईरान के साथ जंग है, जिसे इसराइल आज भी भड़काने की कोशिश कर रहा है। जेटरी सचिन का कहना है कि इसराइल ये जंगें कभी अकेला नहीं लड़ सकता। ये सब अमरीकी जंगें हैं जिनमें अमरीका माली इमदाद, असलहा, इंटेलिजेंस और नेवल सपोर्ट फराहम करता है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो इसराइल को माली मुआवनत करते रहेंगे। अमरीकी सदर इस हवाले से बारहा ये कह चुके हैं फ़लस्तीन में अमरीका का क्या किरदार है वो किसी से ढका छुपा। इसराइल अमरीका के इशारों पर फ़लस्तीन में तबाही मचा रहा है और आज कौमी असम्बली के इजलास में इन्हीं इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मज़ामत और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस हवाले से क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान के अवाम का रोज़े अव्वल से और हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमत वक्त का इस पे दो टोक मौक़िफ़ है कि हम मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस जुल्म और बर्बरियत की भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं। रिलीफ के हवाले से जो हमसे बन पाया और जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जो भी फैसले होते हैं पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान आपको सर फहरिस्त नजर आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआवनत से मुतालिक किस तरीके से अमरीका इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है, अमरीकी सदर क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। इधर हम इसराइली जारहियत पर मजम्मती करारदादे मंजूर कर रहे हैं। अब सिर्फ इजहार यकजहती करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मुस्लिम ममालिक को अमली तौर पर फ़लस्तीनियों को इसराइल के चुंगल से निकालने के लिए इकदामात भी करना होंगे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर क़यामत सुग़रा पपा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।